बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई मेंस का पेपर जो 25 जनवरी को हुआ शिफ्ट वन में। सो इसमें मेमोरी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे केमिस्ट्री के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ सेकेंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन इज x, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस विल बी। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कि रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस का जो सेकेंड ऑर्बिट है उसका रेडियस जो है वो x दिया हुआ है। तो हम लोगों को रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Be3 प्लस निकालना है। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम लोगों को रेडियस पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम देखेंगे रेडियस ऑफ Li2 प्लस। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी एक्सप्लेन्स ओनली दोज एटम्स विच पजेस वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी कौन सी थ्योरी होती है? बोहर्स थ्योरी। सो इसको आप कैसे यानी निकालेंगे? रेडियस ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल टू व्हाट? आर नॉट इंटू 2 स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि इसको कैलकुलेट कैसा करें। सो आगे चल के इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? सो आर नॉट इंटू 4 बाई 3। सो दिस कम्स रेडियस ऑफ Li2 प्लस, और इसको क्या कहा गया है? x। अब अगर ये x है तो हमें आर नॉट की वैल्यू मिल सकती है। सो आर नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 3/4x। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ आर नॉट। अब ये हम लोग इसके लिए निकाले, Li2 प्लस के लिए निकाले, ये चीज याद रखो। अब Li2 प्लस निकालने के बाद लेट्स कैलकुलेट द सेम फॉर Be3 प्लस। बेरिलियम आयन के लिए आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो? सो इट कैन बी आर नॉट इंटू 3 स्क्वायर बाय 4। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे। सो आर नॉट 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 डिवाइडेड बाय 4। अब आर नॉट की वैल्यू हम लोगों को पता है। सो आर नॉट इज इक्वल टू व्हाट? 3/4x। सो अगर आप आर नॉट सब्सटीट्यूट कराते हैं तो क्या होगा? सो 3 इंटू व्हाट? 9x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। सो 9 3 आर 27, x divided by 16. So this should be the answer. अब ये आपका कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है? 27x by 16, ऑप्शन नंबर 1. So option number 1 should be correct in this very case. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये सॉलिड स्टेट से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है? इफ x एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। देखो याद रखो, यूनिट सेल को हम लोग क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूब हैज 8 कॉर्नर्स, उसको टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं। और जब अल्टरनेट कॉर्नर की बात आती है तो डेफिनेटली कितने बनेंगे? 4। सो यहाँ पे कहा गया है कि x atoms are present at alternate corners and at body center of a cube। याद रखें, जो बॉडी के सेंटर में स्पीयर होगा वो यूनिट सेल के अधीन में होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं वन यूनिट सेल कंपोज्ड ऑफ बॉडी सेंटर्ड, क्या बोलते हैं उसको, जो भी एटम या आयन प्रेजेंट है वो। लेकिन जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर वाली जो स्पीयर्स है दोज आर शेयर्ड विथ 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। खैर आगे क्या देखा है? एंड वाई एटम्स आर प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द फेस सेंटर्स। अब देखो क्यूब हैज 6 फेसेस, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि हर फेस के सेंटर में एक स्पीयर होता है। लेकिन याद रहे कि एक जो स्पीयर होगा दैट इज शेयर्ड विद 2 डिफरेंट फेसेस, यानी 2 यूनिट सेल के बीच में शेयर किया गया होगा।
तो हमें पूछा गया है देन व्हाट विल बी द इंपिरिकल फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला जानने के लिए हमें डिटेल जाना होगा कि एग्जैक्टली एक्स के कितने और वाई के कितने एटम्स उसमें है और दोनों का मोलर रेशो हमें देखना होगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ एक्स एटम्स इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल यानी यूनिट सेल में एक्स के एटम्स कितने। तो सबसे पहले इस चीज को देखें, बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब। अब बॉडी सेंटर है, इसका मतलब वो एक जो एटम होगा वो पूरे यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। सो 1+। अब हमें साथ ही साथ ये पता होना चाहिए, वहां पे कहा गया है कि प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। अब अल्टरनेट कॉर्नर का मतलब होता है 4 एंड रिमेंबर ईच कॉर्नर इज शेयर्ड विद 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स, यानी इट शुड गेट मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे सो 1+4 इंटू 1/8 यानी ये 1/2 हो गया। सो इसका आंसर बनेगा 3/2। अब सेम कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा फॉर एटम्स ऑफ वाई। सो लेट्स सी नंबर ऑफ वाई एटम्स इन यूनिट सेल। अब यूनिट सेल में y के कितने एटम्स है ये हमें देखना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y एटम्स आर प्रेजेंट एट 1/3 ऑफ द फेस सेंटर्स। अब सबसे पहली बात ये याद रखना होगा कि फेस सेंटर में एक एक स्पीयर और वो स्पीयर दो अलग अलग यूनिट सेल से बिलोंग करेगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ द फेस कितने होंगे? 3। 3 कैसे? 6 डिवाइडेड बाय 2। क्यों? कि एक फेस के सेंटर में जो स्पीयर होगा दैट इज शेयर्ड विद अनदर यूनिट सेल आल्सो, दैट्स व्हाई 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी हो गया 3। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 1/3 ऑफ द फेस सेंटर्स उसने कवर किया यानी मल्टीप्लाइड बाय 1/3। सो इसका आंसर आएगा 1। अब हमें दोनों का मोलर रेशो देखना है यानी 10 x/y क्या निकलेगा? 3/2:1 यानी इसी को आप 3:2 कहोगे x/y में, यानी इंपेरिकल फार्मूला बनेगा x3y2। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों याद रखें इस प्रकार के क्वेश्चंस काफी सिंपल होते हैं, आपको खाली थोड़ा तर्क लगाना होता है। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थायोनिल क्लोराइड यानी एसोसिएट thionyl chloride on reaction with white phosphorus gives compound A. A on hydrolysis gives compound B which is dibasic यानी B dibasic होगा। Identify A and B। तो देखो समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या पूछा गया है? थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 on reaction with white phosphorus। Remember phosphorus molecule is tetraatomic जिसे हम P4 कहेंगे। सो थायोनिल क्लोराइड व्हाइट फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें दिया A, वी आर रिसीविंग A। अब हमें सबसे पहले पता लगाना है कि एग्जैक्टली A क्या चीज है। सो व्हाइट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इज टेट्राएटॉमिक जिसे हम लिखेंगे P4। So it is on reaction with SOCl2 that is thionyl chloride। So इसको हम बैलेंस तरीके से लिखते हैं। So white phosphorus when treated with thionyl chloride lead to the formation of PCl3 and H2Cl2 and SO2 as well. This is the well balanced chemical reaction. So A should be PCl3। PCl3 आपका कंपाउंड A है। अब आगे कहा गया है A on hydrolysis give compound B। अब ये जो PCl3 है इसका मान के चलो आपने हाइड्रोलिसिस कराया। सो इट इज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव H3PO3 जो आपका B होगा। इसे आप कहेंगे फॉस्फोरस एसिड
And remember, phosphorus acid, that is H3PO3, is a dibasic acid. So आपका A होगा PCl3 और B होगा H3PO3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको छुड़ाना है। Now take a look at the next question. Which of the following shows least reactivity towards SN reaction? अब यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। अब नो डाउट दीज आर हैलोरीन्स, आई मीन अरिल हलाइड्स, और आप लोगों को पता है कि एरिल हलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हार्डली, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होते हैं रिंग के ऊपर, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपैरेटिवली आसानी से हो सकती है। अब आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 1, it is in this very case electron withdrawing nitro group is present on ortho position. अब आर्थो पोजीशन पे होने के वजह से क्लोरोबेंजीन के मुकाबले आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होगा, स्पेशली फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब बात करेंगे इसकी सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में देखो, हमने कहावत सुनी है एक से भले दो। यहाँ पे देखो पोजीशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन, पोजीशन नंबर 4, दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स स्पेशली आर्थो और पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड है। इसका मतलब ये होगा कि ये हैलोजन इजीली रिमूवेबल है किसी भी न्यूक्लियोफाइल द्वारा, यानी पहले के मुकाबले इसकी रिएक्टिविटी और भी ज्यादा होगी। अब बात करेंगे ऑप्शन नंबर 3 की। तीसरे ऑप्शन में आप देख सकते हो, नो डाउट देयर इज अ नाइट्रो ग्रुप बट एट मेटा पोजीशन। याद रहे, मेटा पोजीशन पे अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो रिएक्टिविटी को उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। अब चौथा ऑप्शन, इसमें आप देख सकते हैं नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, डेफिनेटली इट विल एनहांस द रिएक्टिविटी of this compound towards nucleophilic substitution। यानी अब इन चार में से अगर जो भी कम रिएक्टिव होगा स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो वो ऑप्शन होगा ये। सो ऑप्शन 3, दैट इज अ मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नोबल गैसेस के ऊपर, यानी जीरो ग्रुप एलिमेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर फॉलोइंग इनर्ट गैसेस इज। अब यहाँ पे इनर्ट गैसेस दिए गए हैं हेलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इनर्ट गैसेस का लास्ट शेल इनकम्प्लीटली कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। हेलियम के यानी बारे में हम बोल सकते हैं उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट होने की वजह से इनका मूड नहीं होता किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करना, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले से पॉजिटिव होता है। लेकिन आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो आपको महसूस होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नियॉन का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड है, वो बोले तो 116 किलो जूल पर एटम। अब नियॉन के बाद अगला इनर्ट गैस हम बोल सकते क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन के मामले में ये वैल्यू 98 किलो जूल रिकॉर्डेड है। अब क्रिप्टॉन के बाद आप देखेंगे ज़ेनॉन, इसके बारे में हम बोल सकते हैं 77 किलो जूल, और बाद में आएगा हीलियम, इसका होता है 48 किलो जूल। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इनर्ट गैस कोई भी हो, उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। और ये जो इनर्ट गैसेस स्पेसिफिकली यहाँ पे दिए गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज इस प्रकार से है। सो ऑन द बेसिस ऑफ these numbers we can arrange the given inert gases in this very order, so this should be the correct answer। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। So next question is
Which of the following reactions is not involved in the extraction of copper metal? देखो, कॉपर एक्सट्रैक्शन के वक्त अब यहाँ पे 4 रिएक्शंस दिए गए हैं, 1 2 3 4। इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो कॉपर मेटल के एक्सट्रैक्शन के वक्त नहीं हमें दिखती है? तो सबसे पहले रिएक्शन की तरफ देखें, ये कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट का रोस्टिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व बाय बिकॉज दिस इज वन ऑफ द ओर्स ऑफ कॉपर। तो हम लोग कॉपर मेटल को एक्सट्रैक्ट उसके ओर से ही करेंगे ना, तो ये तो इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय। हमें ऐसी रिएक्शन देखना है जो इन्वॉल्व नहीं हो। अब दूसरे रिएक्शन की ओर देखते हैं। ये रिएक्शन में भी Cu2s प्लस ट्वाइस ऑफ Cu2o, तो डेफिनेटली इट इज ऑटो रिडक्शन। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। अब बात करते हैं तीसरे रिएक्शन। तीसरे रिएक्शन में दिया गया है कि FeO प्लस SiO2 गिव्स FeSiO3। FeSiO3 बोले तो फेरस सिलिकेट जो स्लैग है। याद रखें, कॉपर ओर में हो सकता है आयरन ऑक्साइड की इंप्यूरिटी हो। आयरन ऑक्साइड बेसिक होता है, इसलिए उसको रिमूव करने के लिए हमें एसिडिक फ्लक्स की आवश्यकता पड़ती है। सो सिलिका इज एसिडिक फ्लक्स विच रिमूव्स दिस, मतलब कि ये रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है। अब बात करेंगे रिएक्शन नंबर 4 की। चौथी जो रिएक्शन है इसमें कहा गया है ट्वाइस Fe2O3। Fe2O3 बोले तो हीमेटाइट विच इज द लीडिंग ओर ऑफ आयरन। सीधा मतलब ये होगा कि दिस रिएक्शन इज इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, लेकिन कॉपर के एक्सट्रैक्शन में इसका किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता है। इसलिए आप लोगों का आंसर होना चाहिए 4। So this is the reaction which is not involved during the extraction of copper। आइए बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन ये भी था कि जिसमें ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे, यानी आपको पेयर मैच करना था। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस और बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, ये 4 नाम दिए गए थे और स्ट्रक्चर्स दिए गए थे। तो आपको नाम के साथ स्ट्रक्चर को जोड़ना था। तो आइए अब हम देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब देखो, पाइरेनो स्ट्रक्चर बोले तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें आप लोगों को 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ करनी होती है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो राइट कॉर्नर पे होना चाहिए इस प्रकार से। दूसरी बात, जो ऑक्सीजन को लग के कार्बन है दैट इज एनोमेरिक कार्बन, और ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पहला होता है, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब आप डी सीरीज का शुगर देख रहे हो। डी सीरीज के शुगर में CH2OH जो कार्बन नंबर 5 पे होता है उसे ऊपर दिखाना होगा। अब याद रखें, जो ग्रुप राइट हैंड साइड में होता है, कहा फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में, उसको आप नीचे दिखाओगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रुप होगा फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में, उसको ऊपर दिखाओगे, जैसे कि एनोमेरिक कार्बन। अब हम अल्फा एनोमर निकाल रहे हैं। अल्फा एनोमर का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होना चाहिए, OH ग्रुप राइट साइड में होता है। उसके बाद ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4 का कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करेंगे, वो बोले तो बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, यानी इसी का बीटा एनोमर। देखो, पाइरेनो स्ट्रक्चर बोले तो 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, जिसमें ऑक्सीजन राइट कॉर्नर पे आना चाहिए इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन को जो लग के कार्बन आएगा दैट हैपेंस टू बी द एनोमेरिक कार्बन, एंड वी नो वेरी वेल ग्लूकोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन पहला कार्बन होता है। हम लोग डी सीरीज का शुगर डील कर रहे हैं, इसलिए CH2OH कार्बन नंबर 5 के ऊपर की साइड में लिखना चाहिए। अब बीटा एनोमर में क्या होगा, OH ऊपर H नीचे,
बाकी का अल्फा के रिस्पेक्ट में जैसे थे। यानी ये जो हमने ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। यानी जहां अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज था, उसको आपको ऐसे स्ट्रक्चर के साथ मैच करना था। बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज को इस प्रकार से ड्रॉ किया जा सकता है। अब हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3। ये है अल्फा डी फ्रुक्टोफेवरानोस। अब फ्यूरानो स्ट्रक्चर इज 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। इसमें ऑक्सीजन जो है उसको ऊपर दिखाएं और 5 मेंबर्ड रिंग निकाले इस प्रकार से। अब याद रखना, ऑक्सीजन को जो कार्बन लग के है एडजेसेंट कार्बन, दैट इज एनोमेरिक कार्बन, और फ्रुक्टोज के अंदर एनोमेरिक कार्बन होता है सेकेंड। अब फिफ्थ कार्बन के ऊपर CH2OH ऊपरी साइड में दिखाए, क्योंकि हम डी सीरीज के शुगर को डील कर रहे हैं। अब बात करेंगे इस चीज की। देखो, वी आर डीलिंग विद अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, सो अल्फा एनोमर है, यानी OH नीचे, CH2OH ऊपर। याद रखना, जो जो ग्रुप्स फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला में राइट साइड में होंगे उनको नीचे की तरफ आपको दिखाना होता है। सो कार्बन नंबर थर्ड का कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से और फोर्थ का इस प्रकार से। सो दिस इज नोन एज अल्फा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। अब हम इसी का बीटा एनोमर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सो बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज निकालते समय भी आप लोग क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग ड्रॉ करेंगे। पांचवें कार्बन के ऊपर CH2H जो है ऊपरी साइड दिखाना। लेकिन अब जो एनोमेरिक कार्बन है सेकंड, इसमें OH अदला बदली होगा, यानी वो लेफ्ट साइड में होगा और CH2H राइट साइड में, क्योंकि हम लोग बीटा एनोमर को डील कर रहे हैं। बाकी का जो कॉन्फ़िगरेशन है अल्फा के मुकाबले जैसे थे। सो दिस शुड बी द बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोज। यानी ये वाला जो क्वेश्चन आपको पूछा गया, इसमें करेक्ट मैचेस इस प्रकार से होने चाहिए। ऐसा आपको ये चीज छुड़ाना है। सो स्ट्रक्चर के बारे में ठीक से जानकारी रखना बेहद जरूरी हो जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन को छुड़ाते समय। नाउ लेट्स टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल हेप्टेन यानी एन हेप्टेन member of alkane having 7 carbon atoms, 1 2 3 4, यानी 4 subsequent changes यहाँ पे दिए गए हैं। 4 चेंजेस करने के बाद हमें बेंजोइक एसिड और बेंजिल अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट मिल रहा है। अब हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएजेंट्स, यानी इन जगहों पे कौन कौन से रिएजेंट को आप यूज करोगे ताकि आपको ये वाला चेंज मिले। तो हम लोग आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले नॉर्मल हेप्टेन को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन के तहत मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं। देखिए कॉर्नर्स देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हमारा नॉर्मल हेप्टेन है। नॉर्मल हेप्टेन को मान के चलो एल्यूमिना और Cr2O3 के प्रेजेंस में मैं अगर हीट करता हूं तो क्या होगा, साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन। साइक्लाइजेशन फॉलोड बाय एरोमेटाइजेशन होने के बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा टोल्यून। सो सबसे पहला रिएजेंट जो इस स्टेज पे आएगा वो ये होना चाहिए Al2O3 एंड Cr2O3। सो जिसके प्रयोग से हमें टोल्यून मिला। अब टोल्यून को सब्जेक्ट करो इटार्ट्स रिएक्शन के लिए। सो इन वेरी फर्स्ट स्टेप CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करो, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ऐसा करने से टोल्यून विल गेट कन्वर्टेड इनटू बेंजाल्डिहाइड, यानी अब हम लोगों को बेंजाल्डिहाइड मिलेगा ये सीक्वेंस करने के बाद। देखो सबसे पहले नॉर्मल हेप्टेन को जब आप Al2O3 Cr2O3 के साथ हीट करें तो एरोमेटाइजेशन हुआ और टोल्यून मिला।
टोल्यून जो मिला दैट इज टू बी ट्रीटेड विद CrO2 Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू गेट बेंजाल्डिहाइड। अब जो बेंजाल्डिहाइड हमारे पास मिला, हमें पता है कि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसको आप 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ वार्म करिए। वार्म करने के बाद इसका कैनिझरोस रिएक्शन होगा, दैट इज सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। सो कैनिझरोस रिएक्शन होने से हमें मिलेगा बेंजिल अल्कोहल जो रिडक्शन का प्रोडक्ट है, और इसके साथ मिलेगा बेंजोएट आयन जो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होगा। अब जो बेंजोएट आयन हमारे पास आया उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओ ताकि इसका कन्वर्शन बेंजोइक एसिड में हो सके। सो हमारे जो सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होंगे इस केस में, दैट कुड बी, यानी पहले स्टेज पे Al2O3 Cr2O3, दूसरे स्टेज पे CrO2 Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तीसरे स्टेज पे 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और चौथे स्टेज पे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। सो दीज शुड बी द प्रॉपर reagents to bring about the given change। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे टेबल 1 एलिमेंट के लिए और टेबल 2 फ्लेम कलर के लिए, यानी कि टेबल 1 में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनको अगर हम जलाते हैं तो उनके फ्लेम का एक स्पेसिफिक कलर होगा जो टेबल 2 में दिया गया है। तो हमें एलिमेंट को उसके फ्लेम के साथ मैच कराना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोटेशियम। बच्चों याद रखें, पोटेशियम अल्कली मेटल है, दैट गिव्स फ्लेम टेस्ट, और जब आप इसको जलाएंगे तो वॉयलेट कलर्ड फ्लेम प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि इसका मैच, पोटेशियम का मैच जो है वो वॉयलेट के साथ होना चाहिए। सिमिलरली जब आप कैल्शियम को जलाएंगे तो कैल्शियम जलाने से कैल्शियम बर्न्स विद ब्रिक रेड फ्लेम, यानी इसका मैच ये होना चाहिए। अब बात करते हैं SR की। SR when burnt it burns with crimson red colored flame, यानी इसका जो मैच है वो इसके साथ होना चाहिए। और बेरियम जो है इट बर्न्स विथ एप्पल ग्रीन फ्लेम। So matches of elements with the respective flame should be likely to be this। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर, यहाँ पे अमीन्स दिए गए हैं मिथिलामिन, डाइमिथिलामिन, ट्राइमिथिलामिन और अमोनिया। बच्चों एक चीज याद रखना कि अमीन्स के अंदर दो चीजें आपको कंसीडर करनी होगी अगर आप बेसिसिटी कंपेयर कर रहे हो तो। सबसे पहले प्लसाई इफेक्ट ऑफ द अल्किल ग्रुप्स जो बेसिसिटी एनहांस करता है। दूसरा अल्किल अमोनियम आयन का स्टेबिलिटी ड्यू टू सॉल्वेशन। ये दोनों को रेनफोर्स करके कंबाइंड इफेक्ट में आप देख सकते हो बेसिसिटी या बेसिक स्ट्रेंथ। As far as methylamines are concerned, order of basicity is 2 degree, 1 degree, 3 degree and ammonia। यानी कि अब हमें मिथिलामिन्स दिए गए हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक अमीन होना चाहिए डाइमिथिलामिन जो सेकेंडरी अमीन है। उसके बाद नंबर आएगा मिथिलामिन का जो प्राइमरी अमीन है। उसके बाद ट्राइमिथिलामिन विच हैपेंस टू बी टर्शियरी अमीन, और सबसे कम बेसिक होगा अमोनिया। अब याद रखना बेसिसिटी जिसकी ज्यादा होती है उसका केबी ज्यादा होता है। केबी ज्यादा यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट, केबी ज्यादा मतलब पीकेबी छोटा, ये हमेशा याद रखना। अब ये जो अमीन्स दिए गए हैं यहाँ पे उनका बेसिसिटी ऑर्डर इस प्रकार से होना चाहिए। अब ये मिथिल ग्रुप से, इसलिए अगर मिथिल से बड़ा अगर ग्रुप होता तो ऑर्डर कुछ और रहता। ये भी याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि उस टाइम पे स्टेरिक इफेक्ट्स भी हमें कंसीडर करने होते हैं। अब टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ
कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, दिस इज मिथिल बेंजीन दैट इज टोल्यून, it is to be treated with nitrating mixture, that is mixture of HNO3 and H2SO4 to have A as a major product। अब हमें देखना होगा कि टोल्यून का नाइट्रेशन करने से हमें क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले एक चीज याद रखो, इसको मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड H2SO4 इसके साथ जब आप ट्रीट करेंगे तो आपको दो संभाव्य प्रोडक्ट मिल सकते हैं, एक आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, दूसरा प्यारा सब्स्टिट्यूटेड। अब यहाँ याद रखो बेंजीन रिंग को मिथिल ग्रुप कनेक्टेड है, मिथिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो हम लोगों को आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, लेकिन पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का यील्ड मैक्सिमम होगा क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और यहाँ पे मेंशन्ड है मेजर प्रोडक्ट, सो दिस शुड बी द मेजर प्रोडक्ट ए। अब हमें पैरा नाइट्रोटोल्यून मिल गया। नाउ दिस पैरा नाइट्रोटोल्यून इज टू बी ब्रोमिनेटेड, यानी इसको ब्रोमीन के साथ आयरन पाउडर के प्रेजेंस में ट्रीट करो। ब्रोमीन के साथ आयरन पाउडर के साथ इसको जब आप ट्रीट करोगे, अब यहाँ पे दो चीजें देखो, मिथिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और नाइट्रो ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। इसके रिस्पेक्ट में मेटा बोले तो ये, और इसके रिस्पेक्ट में आर्थो बोले तो ये। इसलिए यहाँ पे ब्रोमिनेशन होते समय हम लोगों को जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए, देखो ये दोनों सपोर्टिव रोल का काम करेंगे इस बार, क्योंकि ये चाहता है कि Br+ यहाँ अटैक करे और ये चाहता है कि Br+ यही अटैक करे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन है। सो दिस शुड बी द प्रोडक्ट, आई मीन बी, और हमें बी को ही आइडेंटिफाई करना था, सो दिस इज आवर बी। लेकिन आगे का हम मंजर देखते हैं। अब इस चीज को टिन और HCl के साथ रिड्यूस करने को कहा गया है। जब आप टिन एंड HCl के साथ इसको रिड्यूस करेंगे तो NO2 विल गेट रिड्यूस टू NH2, यानी अमीनो ग्रुप में उस चीज का कन्वर्शन आप देख सकते हो। सो दिस शुड बी द C। सो यहाँ पे जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन दिया गया है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। अब हमें आइडेंटिफाई करना था बी, तो बी शुड बी दिस, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्शन। यहाँ पे रिएक्शन दी गई है, दिस इज नन अदर देन क्यूमिन। क्यूमिन का एयर ऑक्सीडेशन हमने किया, हमें मिला ए। अब उस ए को एसिड के प्रेजेंस में हीट कराना है। ऐसा करने से उसका डिकम्पोजिशन हुआ टू फॉर्म फेनॉल अलोंग विथ एसीटोन। अब हमें पहचानना है ए, आई मीन व्हाट इज द इंटरमीडिएट ए। बच्चों याद रखो, दिस इज अ कमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर फेनॉल, हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये हमारा क्यूमिन हमारे पास दिया गया है। अब मान के चलो अगर क्यूमिन का आपने एयर ऑक्सीडेशन कराया, एयर ऑक्सीडेशन कराने से ऑक्सीजन की एडिशन होगी साइड के ऊपर, और ऐसा होने से आपको इंटरमीडिएट स्पेसिस मिलेगा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, और ये आपका ए है इंटरमीडिएट। और इस क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को H2SO4 के प्रेजेंस में अगर आप हीट कराते हैं तो आपको मिलेगा फेनॉल एज ए प्रोडक्ट अलोंग विथ एसीटोन। सो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि इंटरमीडिएट ए क्या चीज है। सो ए इज नन अदर देन दिस, इसका नाम है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। नाउ अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन को। नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। यहाँ पे दो रिएक्शंस दी गई है। सबसे पहला NO2, उसको वाटर के साथ ट्रीट करो ताकि आपको A और B मिले। सो व्हेन यू ट्रीट NO2 विथ वाटर यू मे रिसीव A एंड B। अब B की रिएक्शन अगर फिर से O2 के साथ होती है तो हमें ओजोन मिलता है, दैट इज O3।
आइडेंटिफाई ए यानी हमें पहचानना होगा कि इस रिएक्शन के अंदर ए क्या चीज है। तो ए को पहचानने के लिए हमें सीरीज ऑफ ऑपरेशन देखना पड़ेगा। सो याद रखें, जब आप NO2 को वाटर में बबल कराते हैं तब आपको NO मिलता है अलोंग विद गैसियस ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम कंबाइन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग ओजोन। यानी आपका जो आंसर है यानी ए, वो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट इज NO। NO मस्ट बी द करेक्ट आंसर। नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे चार कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब ये जो चार अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास है, हमें पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है। अब याद रखो, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोस इन विच सेंट्रल मेटल बियर एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर याद रखो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में अगर हो तो उसे डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स करार करना चाहिए। तो अब हमें देखना होगा, अब साथ ही साथ आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी याद रहनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और कौन सा वीक फील्ड। सो वन बाय वन हम सभी कॉम्प्लेक्सेस के तरफ ध्यान देंगे। सो लेट्स कंसीडर कॉम्प्लेक्स नंबर 1। इसमें जो आयरन है सेंट्रल मेटल, सबसे पहले तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का इस केस में होता है +2। सो आपको Fe2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। आयरन का, प्लेन आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2 और Fe2+ का होगा 3d6। अब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप बॉक्स डायग्राम इस प्रकार से बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। सो 2 3 4 5 6। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, इसलिए हमने लिखा नहीं 4p ऑर्बिटल। सो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ जितने भी लिगैंड्स इन्वॉल्व है, दीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स आर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग स्पिन पेयरिंग। तो ये लिगैंड्स क्या करेंगे, एक एक्सेसिव रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे ताकि इसकी पेयरिंग हो जाए। और बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते समय याद रखना D2sp3 s ऑर्बिटल भी यहाँ पे 4s ऑर्बिटल वैकेंट है। सो एक s 3p और 2d। सो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा D2sp3। बाद में लिगैंड्स आएंगे जो पेयरिंग कराएंगे। तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि जितने भी ऑर्बिटल्स है सब पेयर्ड स्टेट में है, इसलिए पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉम्प्लेक्स की। दूसरे कॉम्प्लेक्स में आपको सबसे पहले देखना होगा कि निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। निकेल इस केस में है +2 स्टेट में, निकेल इज इन +2 स्टेट। एंड रिमेंबर दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। अब +2 स्टेट में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज करा। सो इसका d ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन बच गए 8। अब इसको हम लोग देखेंगे बॉक्स डायग्राम के तहत इस प्रकार से। सो 2 2 4 2 6 7 8। s orbital, that is 4s orbital is vacant and 4p orbital is vacant as well। लेकिन अब देखो लिगैंड्स को में Cn- इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। सो ये भी स्पिन पेयरिंग कराएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग, जिस वजह से d ऑर्बिटल में वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो एक d एक s और 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा DsP2। और इस प्रकार से लिगैंड्स ओवरलैप करेंगे वैकेंट ऑर्बिटल के साथ और कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इनकी फिलिंग होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है आगे चल के जब लिगैंड्स आएंगे। यानी देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
in case of nickel, especially in this very complex. That's why this is also a diamagnetic complex. अब बात करेंगे तीसरे कॉम्प्लेक्स की. तीसरे कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हो निकेल, इसमें एक्वोलिगेंड्स प्रेजेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, जैसे कि अभी हमने देखा. सो Ni2+ में क्या होता है, 3D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसे बॉक्स डायग्राम के तहत हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं. 2 2 2 1 1, ये 8 हो गए. सो 4s ऑर्बिटल इज वैकेंट, उसके बाद 4p ऑर्बिटल इज वैकेंट एज वेल, और 4d ऑर्बिटल इज आल्सो वैकेंट, जिसको यहाँ पे हम ऐसे दिखा सकते हैं. अब याद रखें, वाटर जो है एक्वोलिगेंड इज ए वीक फील्ड लिगेंड. अब वीक फील्ड लिगेंड होने के वजह से इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट स्पिन पेयरिंग, यानी इनको ये दबा नहीं सकता अंदर. इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के वक्त एक यस 3p और 2d यानी आउटर डी ऑर्बिटल्स गेट पार्टिसिपेटेड, यानी हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp3d2, और इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की निर्मिति होगी और इन ऑर्बिटल की आगे चल के पेयरिंग होगी हाइब्रिड्स की. अब आप देख सकते हो ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Ni2+ के पास है, स्पेशली इस कॉम्प्लेक्स के अंदर. इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होगा. सो योर करेक्ट आंसर शुड बी दिस. अब चौथा कॉम्प्लेक्स जो आप देख रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. इसी प्रकार से आप अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन देखोगे, you will come to know no unpaired electrons are present in what cobalt. That's why this complex is also a diamagnetic complex. So your correct answer should be option 3. तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is a correct graph between pi by c and c at constant temperature, where pi is osmotic pressure and c is the concentration of the solution. यानी यहाँ पे 4 ग्राफ्स दिए गए हैं, 4 में से कौन सा ग्राफ करेक्ट है. तो उसके लिए सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए. We know very well that pi is equal to CRT. अब पाई अगर CRT है तो C को इधर शिफ्ट करें, सो पाई बाई C इज इक्वल टू RT. अब बोला गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो R इज द सॉल्यूशन कांस्टेंट राइट हियर, जिसे नॉर्मली हम गैसीय स्टेट में गैस कांस्टेंट कहते हैं. यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहेंगे, जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट जैसे ही होगी. और T बोले तो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट यहाँ पे दिया गया है. इसका सीधा मतलब ये होता है कि पाई बाई सी जो है वो कांस्टेंट है. अगर पाई बाई सी कांस्टेंट है तो हमारा पहला ग्राफ जो है वो करेक्ट होगा. नाउ टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is correct about antibiotics? बच्चों याद रखो, एंटीबायोटिक इज a material prepared from one living organism which is toxic to another living organism. यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाया गया सब्सटेंस जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए घातक होगा और हमारे लिए बेशक काम की चीज है. तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं. अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ के निकालना है. सो स्टेटमेंट नंबर 1, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंसेस दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल गलत बात है ये. एंटीबायोटिक हम लोग किस लिए खाते हैं? मान के चलो हमारे बॉडी के अंदर कोई घुसखोर यानी कोई पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म घुस गया है जो हमें ट्रबल कर रहा, तो उसको ठिकाने लगाने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं. तो उसकी ग्रोथ वो रिटार्ड करेगा ना कि बढ़ाएगा. इसलिए पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है. स्टेटमेंट नंबर 2, पेनिसिलिन हैज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट. इट इज नॉट टू बी. देखो एंटीबायोटिक दो किस्म के होते हैं, बैक्टेरिसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक. बैक्टेरिसिडल ड्रग बोले तो जो खत्म करेगा किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. पेनिसिलिन बैक्टेरिसिडल ड्रग है.
लेकिन जो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होता है वो खत्म नहीं करता, वो ग्रोथ को रिटार्ड करेगा, यानी इन्फेक्टिंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ रिटार्ड करेगा, उसको बढ़ने से रोकेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, पेनिसिलिन हैज बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट, इट इज रॉन्ग, एक्चुअली यहाँ बैक्टीरिसाइडल होना चाहिए था। अब स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, इरिथ्रोमाइसिन हैज बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट, यहाँ पे होना चाहिए था बैक्टीरियोस्टैटिक, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 4 है, दीज आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, इट इज राइट, याद रखो। सो पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटाटम से बनाया गया सबसे पहला एंटीबायोटिक था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। सो सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड सब्सटेंस है, सो स्टेटमेंट नंबर 4 इज करेक्ट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो लेट्स टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स बी, यहाँ पे टी हाफ यानी हाफ लाइफ पीरियड दिया गया है 30 मिनट्स। फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। एक चीज याद रखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत क्या होती है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर इक्विफ्रैक्शनल चेंजेस से, यानी कि मान के चलो हमारे पास 100% रिएक्टेंट था, अब इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना था 30 मिनट्स, सो 30 मिनट में ये 50% क्या बोलते हैं उसको, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब 50% का आधा बोले तो 25% फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उतना ही टाइम लगेगा एज वी आर डीलिंग विद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे दो हाफ लाइफ टर्न्स दिख रहे हैं, 100% का 50% और बाद में 50 का 25। इसका सीधा मतलब ये होता है कि 100% पहले रिएक्टेंट था, अब 25% बचा है, यानी 75% रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अब यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, 30 + 30 विच इज जस्ट इक्वल टू 60 minutes. So 60 minutes should be the correct answer for this question. Now take a look at the next question. How many of the following complexes is are paramagnetic? यानी यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इनमें से हम लोगों को पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस पहचानना है। बच्चों एक चीज याद रखो, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस पहचानने के लिए आपको दो चीजें ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये सबसे पहले आपको पता लगाना है। दूसरी बात, आपको साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो लिगैंड उस कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व है क्या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। अगर ये दो चीजें पता करने में आप अ, यानी महारत हासिल कर लेते हैं, यानी आप अगर एक्यूरेटली पता करते हैं तो आपका क्वेश्चन सही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहला कॉम्प्लेक्स FeCN/6 3-। अब यहाँ पे सबसे पहला टास्क अपना क्या होना चाहिए, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 इसमें। अब +3 स्टेट में डी ऑर्बिटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 5। डी ऑर्बिटल के पास अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो कितना भी पेयरिंग हो जाए एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर बचेगा ही बचेगा, मतलब कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरे कॉम्प्लेक्स के तरफ ध्यान देके, इसमें जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब +2 स्टेट में डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्पिन पेयरिंग होने के बाद 2 2 2 यानी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो गया। फिर से आप इसको देखें, अब NiCl4 2-, इसमें निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अब निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28, यानी निकेल +2 में डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d8। अब क्लोरीन जो है वो
स्वाभाविक है, वीक फील्ड लिगैंड है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दो दो दो, यानी कितना, अब डी ऑर्बिटल हमारे पास है जैसे कि 3d8, 3d8 को आप किस प्रकार से देखोगे, सो टेक ए लुक, दो दो दो, 6 7 8। अब जो क्लोरीन Cl माइनस है, दैट इज नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग स्पिन पेयरिंग, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब बात करेंगे इसका, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अभी अभी हमने देखा, Cl माइनस ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, सो इट कैन ब्रिंग अबाउट स्पिन पेयरिंग इन द सेम निकेल, यहाँ भी +2 स्टेट में, यानी यही कॉन्फ़िगरेशन। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर पेयर कर देता है इस प्रकार से, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड स्टेट में होंगे और ये होगा डायमैग्नेटिक। बात करेंगे इसकी, अब इसमें कॉपर +2 स्टेट में है, +2 स्टेट में जब कॉपर होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8, सॉरी 3d9, 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। और अगर 3d9 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दैट्स व्हाई दिस हैपेंस टू बी द पैरामैग्नेटिक आल्सो। अब इसके साथ ये जो है ये डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक होने के पीछे का रहस्य आप देख सकते हो, इसमें कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 स्टेट में 3d10 कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का, और 3d10 अगर हो तो दो 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 दो, यानी हर ऑर्बिटल पेयर्ड स्टेट में, सो दिस हैपेंस टू बी द डायमैग्नेटिक। यहाँ भी वही सेम किस्सा, यहाँ पे जो किस्सा था वही इसमें, इसलिए ये भी पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि कॉपर +2 स्टेट में है। सो अब आप काउंट करें कि कितने कॉम्प्लेक्सेस पैरामैग्नेटिक है, 1 2 3 4। सो योर आंसर शुड बी द 4, यानी 4 कॉम्प्लेक्सेस हमारे पैरामैग्नेटिक है इस केस में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेट्स टेक ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आयंस और एलिमेंट्स हैव द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे 4 आयंस दिए गए हैं, V3+, Cr3+, Fe2+, Ni2+। अब इन 4 में से कितने ऐसे आयंस हैं जिनका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वैल्यू सेम है। अब आपको समझना होगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वैल्यू सेम होने का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का सेम होना। अब आपको समझना होगा कि V3+, इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो D2। अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होंगे, किसके पास, V3+ के पास, वेनेडियम आयन के पास। नाउ टेक ए लुक एट द Cr3+। अब दूसरा आयन हमारे पास Cr3+ है, तो Cr3+ के लिए भी डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा D3। अब D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात करेंगे Fe2+ की। अब Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D6, और D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या होनी चाहिए 4। 4 कैसे, जैसे मान के चलो ये d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में आप 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो 2 1 1 1 1 ऐसा, यानी टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। अब फाइनली निकेल, दैट इज Ni2+, जिसका D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा। D8 कॉन्फ़िगरेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो। अब आप देखिए कि इन 4 आयंस में से इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किन के पास है, V3+ और Ni2+, यानी ऐसे कितने यहाँ पे आयंस है, 2। सो योर आंसर शुड बी 2, आई मीन 2 among the 4 have the same value of spin magnetic moment, ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए एक सेल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है और उसके आधारित क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिप्रेजेंटेशन
यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट किया गया है पीटी सिंगल वर्टिकल लाइन H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेयर, सिंगल वर्टिकल लाइन H plus at 1 molar, double vertical line Fe3 plus, single vertical line Fe2 plus. Now find the ratio of Fe2 plus to Fe3 plus. यानी Fe2 plus डिवाइडेड बाय Fe3 plus कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आगे की बात कही गई है, गिवन E of cell, that is potential of cell given is 0.712 volt and standard potential of cell given is 0.771 volt. अब इस प्रकार के क्वेश्चन को छुड़ाते समय सबसे पहले तो आपको सेल रिएक्शन पता होना चाहिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो डेफिनेटली एनोड का काम करेगा यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होने वाली है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच कैन बी गिवन इन दिस मैनर, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वहां पे रिडक्शन होगा, सो Fe3 प्लस का कन्वर्शन Fe2 प्लस में हो रहा है, तो जिसे हम लोग इस प्रकार से दिखा सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन की अगर आप एडिशन करें तो आपको सेल रिएक्शन मिलेगा। सो सेल रिएक्शन को आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं, दिस इज द सेल रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद हमें नर्स्ट इक्वेशन का पता है, दैट इज E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू इस केस में कितना है 2, सो इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट साइड में कौन है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, सो टू द पावर 2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस टू द पावर 2 और इनटू दिस, और इसका प्रेशर 1 है इसलिए नहीं लिखे तो भी चलता है। अब यहाँ पे हम लोगों के पास वैल्यूज है, देखिए E नॉट ऑफ सेल, E ऑफ सेल यहाँ पे दिया गया है, सो लेट्स पुट द वैल्यूज। E ऑफ सेल कितना 0.712 इज इक्वल टू 0.711 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग ऑफ, अब यहाँ पे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी 1 दिया गया है, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इस चीज को हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे दिखा सकते हैं? सो टेक ए लुक, सो concentration of Fe2 plus divided by concentration of Fe3 plus, इसका होल पावर 2 मैं लिख सकता हूँ क्योंकि इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। अब देखिए a टू द log of a टू द पावर n बोले तो n log a होगा, तो अब यही पे मैं मिला लेता हूँ, तो इस चीज को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं? टेक ए लुक, 0.712 इज इक्वल टू 0.711 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 log of what? Concentration of Fe2 plus divided by concentration of Fe3 plus। अब ये सभी चीजें अगर आप छुड़ाते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद आपको log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस मिलेगा, जिसका एंटीलॉग अगर आप लेते हैं तो सिंपली आपको रेशो मिलेगा, दैट इज Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, जिसका आंसर आपको मिलेगा 10। कैसे? ये पूरा आपको छुड़ाना पड़ेगा, दिस इज नीडेड टू बी सॉल्व। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर निकलेगा वो इस चीज का होगा, तो उसका एंटीलॉग लीजिए ताकि आपको आंसर मिले। सो ये क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 10। 10 should be the correct answer. So it was all about the paper, यानी 25 जनवरी को जो पेपर हुआ पहले शिफ्ट में, उसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। So thank you very much and best of luck for your bright future.